अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का पाकिस्तान टुडे में आपका होस्ट राना जहां ज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का जो मौजू है वो है पीआईए और हुब्बुल वतनी। जैसा कि आपको मालूम है कि जब पीआईए का एक्सीडेंट हुआ पिछले दिनों में, तो उसके बाद पाकिस्तानियों की राय जानने के लिए, ख़ास तौर पर हमारे जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनकी राय जानने के लिए मैंने एक राय शुमारी करवाई, एक पोल करवाया, जिसमें मैंने राय ली समुंदर पार पाकिस्तानियों की कि अगर उनको सफ़र करने का मौका मिले तो वो कौन सी एयरलाइन को प्रेफर करेंगे। क्या वो पीआईए को प्रेफर करेंगे या वो किसी दूसरी एयरलाइन को प्रेफर करेंगे। तो नाजरीन, तवक्को के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स देखने में आया और बहुत सारे लोगों ने उस पोल के जवाब में जो है वो पीआईए को मुंतखब किया। जी नाज़रीन, आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो बाइकॉट पीए के नाम से एक कैंपेन शुरू की गई थी, वो एक सोचे समझे मंसूबे की एक कड़ी थी। उसका मकसद हरगिज़ पीआईए का बाइकआउट करना नहीं था, बल्कि उसका मकसद ये था कि ये देखा जाए कि इस एक्सीडेंट के बाद और जो-जो चीज़ें हम उस कैंपेन में रोशनास करवा रहे हैं, उसके बाद भी अवाम का पीआईए के बारे में क्या रद्द-ए-अमल है। जी नाज़रीन, इस कैंपेन में जो चीज़ें देखने में आईं वो मैं चीदा-चीदा उनके पॉइंट्स आपके सामने रखता जाऊँगा आज के प्रोग्राम में। तो जो पहली चीज़ तो वो देखने में आई कि एज़ यूजुअल जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ये हमेशा होता है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यानी अ, अगर हमारा काम चल रहा है तो हमें दूसरे की तकलीफ़ की बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, और वो तकलीफ़ हम उस वक़्त तक महसूस नहीं करते जब तक वो तकलीफ़ हम खुद को ना हो जाए या हमारे घर में ना आ जाए। तो इस सिलसिले में भी यही हुआ। इस पोल के रिज़ल्ट में कुछ लोगों ने मुखालफत की, और वो लोग वही थे जिनको ज़ाती तौर पर पीआईए से शिकायत थी, कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी बिना पर उन्होंने अपना फ़ैसला दिया। नाज़रीन, जब मैंने ये पोल शुरू किया तो और बायकॉट पीआईए ये एक बहुत बड़ी कैंपेन है, ज़ाहिर है। तो इस कैंपेन के नतीजे में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बेवकूफ़, स्टूपिड और पता नहीं क्या-क्या कह डाला, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मुझे निकाल दिया गया, और गद्दार का टाइटल नहीं दे पाए। एक तो कैंपेन के शुरू में ही मैंने लिख दिया था कि गद्दार का टाइटल देने से पहले आप ये बातें पढ़ लें। दूसरा, ज़्यादातर लोग जो इस कैंपेन में इन्वॉल्व थे, वो मेरे जानने वाले थे, अज़ीज़-ओ-क़ारब थे, दोस्त थे, और वो मुझे ज़ाती तौर पर जानते थे। लिहाज़ा शायद वो ये समझ रहे होंगे कि ये अहमक तो हो सकता है, बेवकूफ़, जज़्बाती तो हो सकता है, लेकिन शायद गद्दार नहीं हो सकता। ख़ैर, ये कैंपेन गुज़र गई। इस कैंपेन के नतीजे में मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली, बहुत सारे मुशाहिदात मैंने किए इस कैंपेन में, और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आपके सामने मुशाहिदात रखे जाएँ। नाज़रीन, इस कैंपेन का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, या ये जो कैंपेन में जो एक दावा किया गया है, उसके जवाब में जो उसको रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं, वो क्या हुब्बुल वतनी की ऐनक लगाकर ही इसको देखेंगे, या कि वो अमूमियत से हटकर वो जो आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, जाके इसका कोई हल पेश कर सकेंगे। हालाँकि जब ये कैंपेन चलाई गई तो इसमें हर रिस्पॉन्ड करने वाले को मेरा एक ही जवाब होता था कि अगर आप खुद चाहें तो आप खुद आज़मा सकते हैं। लेकिन वही बात हुई कि मेजॉरिटी लोगों ने इसको अमूमियत से हटकर नहीं सोचा, और तमाम लोगों ने इसको हुब्बुल वतनी की ऐनक से देखा, और हर किसी ने बुरा भला ही कहा। किसी ने भी इस बात के अंदर जाने की, घुसने की कोशिश नहीं की कि ये किस वजह से हो रहा है। सीधा-सीधा लोगों ने ये ज़रूर कहा कि जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है, उन प्रॉब्लम का हल होना चाहिए। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप इसका बॉयकॉट शुरू कर दें। तो मैं जब उनसे कहता कि इसका हल तो बहुत सारे साल गुज़र गए, अभी तक मुमकिन नहीं हो सका, तो कोई ना कोई बड़ा
قدم اٹھانا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں یا ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی نظر میں آئے اور وہ اس کو ہائی پرائورٹی دے کر حل کر سکیں۔ کیونکہ ناظرین بہت سارے سالوں سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آتا ہے تو میڈیا پر آ کر بہت بڑے بڑے بیانات دے دیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں جو ان بیانات کو پکڑنے والا، ان پر عمل کرنے والا یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہوتا۔ ناظرین اس بات کی مجھے اتنی حیرانی نہیں ہوئی کہ لوگوں نے اس ٹاپک کو یا اس بہت بڑے ایشو کو عمومیت سے ہٹ کر نہیں سوچا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جب میں پاکستان کا حال دیکھتا ہوں اور جب میں اپنے وزیر اعظم کا بیان سنتا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستانی بچے ہیں، جو جوان ہیں، ان کو جو نشوونما صحیح نہیں ہو سکی، ان کو خوراک صحیح نہیں مل سکی ملاوٹ کی وجہ سے، اس وجہ سے ان کے جو دماغوں کی جو نشوونما ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکی کہ جس طرح ہونی چاہیے تھی، اور ان کے دماغ جو ہیں وہ چھوٹے رہ گئے اور کمزور رہ گئے، اور وہ ایک جو یعنی ایک جو صحت مند تندرست دماغ جس طرح سوچ سکتا ہے وہ شاید اس طرح نہیں سوچ سکتے۔ ایک اور بات میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ جب اگر فرض کریں ہم نیو یارک سے اسلام آباد یا لنڈن سے اسلام آباد یا کسی بھی ملک سے پاکستان جاتے ہیں اور دوسری ایئر لائن میں جتنا کرایہ ہوتا ہے پی آئی اے کا، اس سے کرایہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پی آئی اے ڈائریکٹ پاکستان جاتی ہے تو اس کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم زیادہ پیسے جب دیتے ہیں یا فرض کریں برابر بھی کرایہ ہو، تو اگر ہم کرایہ پورا دیتے ہیں تو ہمیں وہ سہولیات جو ملنی چاہیے، جو دوسری ایئر لائن میں سہولیات ہیں، وہ سہولیات ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ یہ بات سمجھنے سے جو ہے وہ میرا ذہن قاصر تھا۔ چلیں سہولتوں کو بھی چھوڑیں، جو ہوائی سفر کی سب سے جو مشہور یا مقبول بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ایئر ہوسٹس ہے یا جو فضائی عملہ ہے ان کے چہرے کی مسکراہٹ، کہ وہ مسکراتی ہیں اور آپ کو جو بھی آپ چیز مانگیں جہاز کے اوپر وہ آپ کو بڑا ہنس کے مسکرا کے اور آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں۔ ناظرین آپ عرب کی کوئی ایئر لائن ہو، اس میں ایمریٹس ہے، گلف ہے، اس میں اتحاد ہے، کوئی آپ ایئر لائن دیکھ لیں، قطر ایئر لائن ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو جو ایئر ہوسٹس ہوں گی یا جو ان کا فضائی عملہ ہوگا وہ اس طرح بڑے مسکرا کے، بڑے تمیز سے، رسپیکٹ دے کے آپ کو ٹریٹ کر رہا ہوگا، آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا، آپ کو چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوگا، حالانکہ عربوں کا تمیز دینے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں یا رہ کر آئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور خاص طور پر پاکستانی یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہمارے لوگ ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ وہاں پہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ اور رسپیکٹ جو کا ایک جو ورڈ ہے، اس سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کی ایئر لائن میں سفر کریں تو آپ کو یہ بات کہیں بھی دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ یہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو اگر آپ اس کا موازنہ کریں پی آئی اے سے، تو پی آئی اے میں اس طرح کی کوئی بات آپ کو دور دور تک دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ یہاں تو پی آئی اے ہر وقت خبروں کا حصہ ہوتا ہے، کبھی ہمارا پائلٹ پکڑا جاتا ہے زیادہ سگریٹ لانے کی وجہ سے، کبھی ہمارا پائلٹ ڈرنک ہوتا ہے، کبھی اس کے پاس شراب برآمد ہوتی ہے، کبھی اس کے پاس ڈرگز ہوتی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہاں لنڈن ایئرپورٹ پہ ہوتی ہیں اور آئے دن خبریں لگتی رہتی ہیں۔ ناظرین جب میں ہمارے پی آئی اے کے جہازوں کے کریش دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ہندوستانی فلم کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جس میں ایک منسٹر صاحب تھے، انہوں نے اپنے کسی جاننے والے کو چھوٹے سے اپنے کٹ کے لیے کمیشن کے لیے کانٹریکٹ دیا، جو بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں ان کا، اور وہ بلٹ پروف جیکٹس جو بن کے آئیں وہ اس قابل نہیں تھیں کہ وہ بلٹ کو روک سکیں، یعنی اس کا جو مین کام تھا وہی وہ کرنے سے قاصر تھیں۔ لیکن ظاہر ہے گولیاں کتنی مرتبہ چلتی ہیں اور شاذ و نادر ہی کبھی کوئی گولی چلتی ہے، تو اگر کوئی گولی چل بھی جائے اور کوئی نوجوان بیچارہ شہید ہو بھی جائے، مر بھی جائے، تو اس کی کیا مجال ہے، کسی پولیس والے کی کیا مجال ہے کہ وہ ایک منسٹر کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ بالکل یہی حال ناظرین مجھے پی آئی اے کا نظر آتا ہے۔ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، خبروں میں ہم سنتے ہیں کہ جی پی آئی اے کا
नया चेयरमैन लगा दिया है, नया हेड लगा दिया है। अब पीआईए जो है वो बिल्कुल तरक्की की मनाज़िल तय करना शुरू कर देगी। लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वो जो आपने चेयरमैन लगाया था वो जहाज़ समेत गायब हो चुका है। कभी पता चलता है कि वो जो हेड लगाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ही नाअहल करार दे चुकी है। तो इस तरह कोई ना कोई ख़बरों की ज़द में पीआईए और इसके जो सरबराह हैं इदारे के वो आते रहते हैं। ख़ैर सोशल मीडिया और प्रेस ब्रीफिंग से हटकर जब भी हमने पीआईए को अपने तौर पर आज़माने का देखा, आज़माने का सोचा, तो आप यकीन जानिए पीआईए के जितने दावे, जितनी प्रेस ब्रीफिंग, जितनी सोशल मीडिया पे ये पैसा लगा रहे हैं ये मशहूर करने के लिए कि पीआईए अब जो है वो ट्रैक पर वापस आ रही है, वो सारे के सारे दावे नाज़रीन झूठे निकले। इसका सबसे बड़ा सबूत नाज़रीन हालिया एक्सीडेंट है जिसके बाद फ़ौरन मीडिया पर आकर पीआईए के जो सरबराह थे उन्होंने, जो मिनिस्टर थे हवाबाजी, उन्होंने सब ने आके बहुत बड़े बड़े बयान दिए, प्रेस ब्रीफिंग्स की। लेकिन उसके बाद हमने देखा हमेशा की तरह वही जो प्रेस ब्रीफिंग थी, जो बयान थे, उनको पकड़ने वाला, उन पर अमल करने वाला कोई बंदा मौजूद नहीं था। लेकिन नाज़रीन इस मर्तबा भी माज़ी की तरह ही इन बहुत बड़े बड़े दावों का जो असर है वो आम आवाम तक नहीं पहुंच सका। इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने ये है, इस त्यारा हादसे में जाँ बहक होने वालों के जो वर्षा थे वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खाकर सोशल मीडिया पर आने पर मजबूर हो गए। उन्हें वज़ीर आज़म और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मदद की अपील करनी पड़ी। उन्हें ये कहना पड़ा कि पीआईए में मैनेजमेंट का निज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि ये किसका काम है। उनका ये कहना था कि हमारी दौड़ें लगवा रहे हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट में भेज रहा है, कोई किसी डिपार्टमेंट में भेज रहा है, कोई शख्स अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं। तो कहाँ गए वो दावे और कहाँ गए वो बड़े-बड़े बुलंद-ब-बाद प्रेस ब्रीफिंग जिसमें कहा जा रहा था कि हम हर किसी को इंसाफ देंगे। नाज़रीन एक और बात जो देखने में आई वो ये कि पिछली मर्तबा की तरह ही इस हादसे के फ़ौरन बाद हुकूमत की तरफ से क्या किया जाता है कि जो इस हादसे में जो फ़ौत हुए होते हैं, जाँ बहक हुए होते हैं, उन्हें फ़ौरन शहीद का दर्जा दे दिया जाता है। ताकि जो वर्षा हैं वो इनकी पीआईए के स्टाफ की नाअहली को भूलकर तमाम तर तवज्जो इसी तरफ लगा लें कि इसमें फ़ख्र महसूस करना शुरू कर दें कि जी हमारे जो वर्षा थे वो शहीद हो गए हैं और उनका दुनिया और आखिरत में एक बड़ा मकाम बन गया है। तो वो ज़ाहिर है जिसको इतना बड़ा आप मकाम देंगे वो उसको इस वजह को भूल ही जाएगा। वो आपके पीछे कभी नहीं पड़ेगा, कभी इंसाफ नहीं मांगेगा, कभी इंक्वायरियाँ नहीं चाहेगा कि आखिर ये तो चेक करें कि एक्सीडेंट हुआ क्यों था। नाज़रीन पीआईए में किस तर्ज की बदनज़मी है, इसको जांचने के लिए मैं अपनी अगली वीडियो में एक केस स्टडी पेश करूँगा, एक केस पेश करूँगा जिसमें एक एक फैमिली जो बरतानिया से पाकिस्तान जा रही थी, उनका सफ़र की रोदात पेश करूँगा कि उनके साथ क्या-क्या हुआ, कहाँ-कहाँ पे किस-किस तरह ट्रीट किया गया। और वो जब आप पूरी एक केस स्टडी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप ठीक तरीके से जान सकेंगे कि जो हम आवाज़ उठा रहे हैं कि पीआईए को अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। अगर ये आप सँभाल नहीं सकते तो इसको बेशक प्राइवेटाइज़ कर दें या इसको बंद करके किसी नए नाम से कोई नई एयरलाइन शुरू कर दें, क्योंकि इस एयरलाइन में इस वक़्त आपका जो मुलाज़म है वो सरकारी मुलाज़मिन की तरह अपना काम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। नाज़रीन अब वापस आते हैं पीआईए की तरफ। एक और बात जो देखने में आई वो ये कि हमारी कौम, हमारी अवाम पीआईए से एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि वो एक स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो मेयार एक इंटरनेशनल एयरलाइन का होना चाहिए, वो पीआईए से एक्सपेक्ट ही नहीं करती। और मुवाज़ना ये किया जाता है कि क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लिहाज़ा हमारी जो पीआईए का जो एयरलाइन का मेयार होगा वो भी उसी से मुताबिकत पे होगा, वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं हो सकता। नाज़रीन मैं इस बात पर सर पकड़ कर बैठ गया कि जो कौम नाअहली और आपका हक छीने जाने पर यूँ मुतमईन होकर बैठी है तो उस कौम का क्या बनेगा? उनकी हालत कैसे ठीक होगी? बकौल शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़याल खुद अपनी हालत के बदलने का।
तो नाज़रीन, जैसा कि आपको हमेशा मालूम है कि मैं हक़ की बात करता हूँ, अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाने की बात करता हूँ, मैं शऊर की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारी जो यूथ है, हमारी जो नई जनरेशन है, उसमें एटलीस्ट ये चिप फिट हो जाए कि वो अपने हक़ के लिए खड़े हों, अपना हक़ कभी मत छोड़ें। नाज़रीन, मैं खुद इन्हिसारी की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी यूथ, हमारे इदारे तमाम अपने पाँव पर खड़े हो जाएँ, हमें किसी की ज़रूरत ना हो, हम खुद इन्हिसार हो जाएँ। और इसका सबसे पहला कदम है अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना, अपने हक़ पे डट जाना, अपना हक़ कभी मत छोड़ें और आखिरी साँस तक अपने हक़ के लिए लड़ते रहें। नाज़रीन, याद रखें, जिस दिन एक इंसान अपने हक़ के लिए खड़ा हो गया, उसको देखा-देखी दूसरा, तीसरा, इसी तरह जो है ये एक उमंग बढ़ती जाएगी, ये एक कैम्पेन बढ़ती जाएगी। अगर आप अपनी गली से, अपने मोहल्ले से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, छोटी से छोटी चीज़ से शुरू करें, आप एक सिस्टम बना लें, आप अपने आप को इस लेवल पे ले आएँ कि आपकी जो उम्मत है, उसका जो मेयार है, आप उसकी तरफ जाना शुरू कर दें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि एक अकेला दो 11 होते हैं। तो एक तो चले मैं अपने आप को कंसीडर कर लेता हूँ, तो दूसरा कौन देगा मेरा साथ कि हम 2 मिलकर 11 बन जाएँ और अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ें, अपने हकूक़ के लिए खड़े हों और अपना हक़ किसी को मत छोड़ें। तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपने जो राय है उससे आगाह कीजिएगा, और अगला प्रोग्राम आप किस इश्यू पर देखना चाहते हैं, अपना आपका कोई फ़ीडबैक है इसके मतलब ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने जानने वालों को, शऊर के लिए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट राना जहां ज़ेब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।